संविधान क्या है? संविधान शब्द लैटिन शब्द के संविधान से आता है, जिसका अर्थ है स्थापित करने के लिए या स्थापित करने के लिए। सरल शब्दों में, एक संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह है जो यह रेखांकित करता है कि एक सरकार को कैसे संगठित किया जाता है, यह कैसे काम करता है और यह अपने लोगों के साथ कैसे बातचीत करता है। यह सरकार और उसके नागरिकों दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को पूरा करता है। एक संविधान को अक्सर अलग अलग तरीकों से संदर्भित किया जाता है, जिसमें शामिल हैं भूमि का मौलिक कानून, यह एक देश में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। राज्य का सर्वोच्च कानून, यह कानूनी पदानुक्रम के शीर्ष पर बैठता है। देश का मूल कानून, यह मूलभूत कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। सरकार का साधन, यह मार्गदर्शन करता है कि सरकार कैसे संचालित होती है। राज्य के नियम, यह उन नियमों को निर्धारित करता है जो समाज को नियंत्रित करते हैं। राजनीति की बुनियादी संरचना, यह शासन प्रणाली के मुख्य तत्वों को रेखांकित करता है। संविधान की परिभाषाएं। कई विशेषज्ञों ने परिभाषित किया है कि एक संविधान क्या है, इसके महत्व को उजागर करता है। एक गिलक्रिस्ट, वह संविधान का वर्णन नियमों या कानूनों के एक निकाय के रूप में करता है जो यह निर्धारित करता है कि सरकार को कैसे संगठित किया जाता है, सरकार के विभिन्न हिस्सों के बीच शक्तियों को कैसे साझा किया जाता है और इन शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। दो गेटेल, उनके अनुसार एक संविधान में एक राज्य के संगठन को आकार देने वाले बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं: सरकार की शाखाओं, सरकारी कार्यों के संचालन और सरकार और लोगों के बीच संबंध के बीच शक्ति कैसे वितरित की जाती है। 3 वियर, वह नोट करता है कि एक संविधान एक देश के भीतर सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और इसमें ऐसे नियम होते हैं जो उस प्रणाली को स्थापित और विनियमित करते हैं। 4 वेड और फिलिप्स, वे बताते हैं कि एक संविधान विशेष कानूनी अधिकार वाला एक दस्तावेज है जो राज्य के सरकारी अंगों के रूपरेखा और मुख्य कार्यों को रेखांकित करता है। यह उन सिद्धांतों की भी घोषणा करता है जो यह निर्देशित करते हैं कि ये अंग कैसे संचालित होते हैं। संविधान का महत्व। संविधान में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिनमें शामिल हैं शासन की स्थापना, यह एक संरचना प्रदान करता है कि सरकार को कैसे कार्य करना चाहिए। अधिकारों की रक्षा करना, यह नागरिकों के अधिकारों और सरकार से वे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीमित शक्ति, यह इस बात पर सीमाएं निर्धारित करता है कि सरकार अपने नागरिकों पर कितनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। स्थिरता को बढ़ावा देना, एक अच्छी तरह से परिभाषित संविधान यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार स्थिर और अनुमानित रहे। भारत में संवैधानिक लेख। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भूमि का सर्वोच्च कानून है। इसमें शामिल हैं लेख। वर्तमान में भारत के संविधान में 448 लेख हैं, जिन्हें अलग अलग भागों 22 भागों में विभाजित किया गया है। मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से 35 के तहत गारंटी दी जाती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक के पास कुछ अयोग्य अधिकार हैं। राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत, लेख 36 से 51 में पाया गया। ये सिद्धांत राज्य को नीतिगत निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ढांचा प्रदान करता है जो न केवल यह नियंत्रित करता है कि एक देश कैसे चलाया जाता है, बल्कि अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। संविधान को समझने से नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों और उनकी सरकार की संरचना के बारे में सूचित किया जाता है। यह एक सामाजिक अनुबंध स्थापित करता है जो सरकार और उसके लोगों को एक दूसरे के प्रति जवाबदेह रखता है। संविधान के कार्य।
एक संविधान किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि यह मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है और सरकार की संरचना को स्थापित करता है। संवैधानिक विद्वान इलियट बुल्मर कई महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालता है जो एक संविधान कार्य करता है। यहाँ मुख्य बिंदु हैं जो प्रासंगिक लेखों और कानूनों के साथ साथ सरल शब्दों में समझाए गए हैं। एक, राजनीतिक समुदाय को परिभाषित करना। एक संविधान स्पष्ट रूप से बता सकता है कि कौन राजनीतिक समुदाय का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि यह परिभाषित करता है कि नागरिक कौन हैं और राष्ट्र की सीमाएं क्या हैं। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। यह देश की अखंडता और विभिन्न क्षेत्रों को स्थापित करता है जो इसकी सीमाओं के भीतर आते हैं। 2, प्रकृति और अधिकार। संविधान यह भी बताता है कि देश के पास किस प्रकार की सरकार है और उसके पास क्या शक्तियां हैं। यह उस प्राधिकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो सरकार के पास है। भारत में अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को कानून से पहले एक ही व्यवहार किया जाता है, जो संवैधानिक ढांचे के अधिकार को दिखाता है। 3, राष्ट्रीय पहचान और मूल्यों को व्यक्त करना। एक संविधान अक्सर पहचान और मूल्यों को दर्शाता है जो एक राष्ट्र प्रिय रखता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करती है। यह न केवल राष्ट्र की पहचान के लिए टोन सेट करता है, बल्कि समाज का मार्गदर्शन करने वाले महत्वपूर्ण मूल्यों पर भी जोर देता है। 4, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। संविधान का एक अन्य प्रमुख कार्य अपने नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की घोषणा करना है। भारत में संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 12 से 35 को सूचीबद्ध करता है, जो नागरिकों को भेदभाव से बचाता है और उन्हें भाषण, विधानसभा और धर्म जैसी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51(1) भी शामिल हैं, जो राष्ट्र के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। 5, राजनीतिक संस्थानों की स्थापना। संविधान राजनीतिक संस्थानों को बनाने और प्रबंधित करने के लिए कानूनों को छोड़ देता है। भारत में यह सरकार की विभिन्न शाखाओं को परिभाषित करता है, जिसमें कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका शामिल है। लेख 52 से 147 में फैले। यह स्थापित करता है कि प्रत्येक शाखा एक दूसरे के साथ कैसे संचालित होती है और कैसे बातचीत करती है। 6, बिजली वितरण। संविधान अक्सर निर्दिष्ट करते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय के बीच शक्ति कैसे विभाजित होती है। भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची शक्ति को 3 सूचियों में विभाजित करती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि सरकार का किस स्तर पर विभिन्न मामलों पर कानून बना सकता है। 7, राज्य की धार्मिक पहचान। इसके अलावा कुछ गठन राज्य की आधिकारिक धार्मिक पहचान की घोषणा कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों ने कैसे बातचीत की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष रुख रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, जैसा कि अनुच्छेद 25 द्वारा बरकरार रखा गया है, जो सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 8, लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता। अंत में संविधान विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के लिए राष्ट्रों को प्रतिबद्ध कर सकते हैं। भारत में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत संविधान के भाग 4 में पाए गए ने राज्य के लिए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए प्रयास किया। निष्कर्ष:
सारांश में संविधान यह परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक राष्ट्र को संरचित और शासित कैसे किया जाता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सरकार के अधिकार और जिम्मेदारियों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है। एक संविधान के विभिन्न कार्यों को समझकर नागरिक अपने अधिकारों और निष्पक्ष समाज की स्थापना में शासन कानूनों के महत्व के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं। एक अच्छे संविधान के गुण। एक देश को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक अच्छा संविधान आवश्यक है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक अच्छे संविधान को परिभाषित करते हैं, सरल शब्दों में समझाया गया है। एक, संक्षिप्तता। एक संविधान छोटा और बिंदु तक होना चाहिए। इसमें केवल आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए और अत्यधिक विवरण से बचना चाहिए। एक लंबा संविधान अपने नियमों की व्याख्या को भ्रमित कर सकता है, जिससे लोगों को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उनकी क्या आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत का संविधान व्यापक है, लेकिन मौलिक सिद्धांतों पर अपनी स्पष्टता के लिए भी जाना जाता है, जिससे नागरिकों को अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति मिलती है। 2. स्पष्टता। एक संविधान में नियम स्पष्ट और अस्पष्ट होने चाहिए। यदि उपयोग की गई भाषा जटिल है तो यह गलतफहमी का कारण बन सकता है। यह गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने में कि सभी नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और सरकारी शक्ति की सीमाओं को जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को बताता है, जिससे नागरिकों के लिए इस महत्वपूर्ण अधिकार को समझना आसान हो जाता है। 3. निश्चितता। एक अच्छे संविधान के नियमों या प्रावधानों के लिए निश्चित अर्थ होना चाहिए। यदि भाषा अस्पष्ट है तो अलग अलग लोग इसे अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं, जिससे कानून में भ्रम और असंगति हो सकती है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जो एक नागरिक के अधिकारों की ठोस समझ प्रदान करता है। 4. समझदारी। एक संविधान को सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों सहित सभी आवश्यक पहलुओं को कवर करना चाहिए। व्यापक होने से यह गलतफहमी और कानूनी विवादों को कम करता है। यह व्यापक प्रकृति नागरिकों और सांसदों को उनकी सीमाओं को जानने की अनुमति देती है। भारत में यह भाग 3 में स्पष्ट है, जो मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। 5. उपयुक्तता। एक संविधान को उन लोगों की जरूरतों और सपनों को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो वह कार्य करता है। इसे राष्ट्र के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ पर विचार करना चाहिए। यह गुणवत्ता यह सुनिश्चित करती है कि संविधान प्रासंगिक रहे। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान को विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए तैयार किया गया था, जो विभिन्न समुदायों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। 6. स्थिरता। एक अच्छे संविधान को राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए। इसे बदलना आसान नहीं होना चाहिए। बार बार संशोधन से नागरिकों में अस्थिरता और असुरक्षा हो सकती है। स्थिरता कानूनी प्रणाली में विश्वास में सुधार करती है और नागरिकों को कानूनों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधनों के लिए प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन सावधानी से और जानबूझकर किए गए हैं। 7. अनुकूलनशीलता। अंत में, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए एक संविधान लचीला होना चाहिए। समाज समय के साथ विकसित होता है और एक अच्छा संविधान इसके साथ विकसित होना चाहिए।
यह अनुकूलनशीलता यह सुनिश्चित करती है कि यह एक जीवित दस्तावेज बना हुआ है जो एक बदलती दुनिया में अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान में संशोधन ने सूचना अधिनियम के अधिकार की तरह नई सामाजिक वास्तविकताओं का जवाब देने की अपनी क्षमता दिखाई है। सारांश में, इन गुणों के साथ एक संविधान न केवल प्राधिकरण को वैध करता है, बल्कि अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है। एक मजबूत संविधान सरकार और उसके लोगों के बीच एक संतुलित संबंध स्थापित करता है, जिससे यह एक कामकाजी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। संविधानों का वर्गीकरण। संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो इस बात की रूपरेखा लेते हैं कि एक देश कैसे शासित होता है। उन्हें विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रासंगिक लेखों और कानूनों के साथ साथ इन वर्गीकरणों का एक सरल ब्रेकडाउन है। एक, विकसित और अधिनियमित संविधान। विकसित संविधान। एक विकसित संविधान समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है, परंपराओं, प्रथाओं और अदालती निर्णयों से उभरता है। यह अक्सर अलिखित मानदंडों से बना होता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसमें सदियों से संचित विभिन्न कानून, सम्मेलन और प्रथाएं शामिल हैं। अधिनियमित संविधान। एक अधिनियमित संविधान एक विशिष्ट समय पर बनाया जाता है, आमतौर पर एक संविधान विधानसभा या एक विधायी निकाय जैसे निकाय द्वारा। यह एक औपचारिक दस्तावेज में लिखा गया है। भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1788 में अपनाया गया अमेरिकी संविधान, अधिनियमित संविधानों के उदाहरण हैं। वे शासन के लिए नियमों का एक स्पष्ट सेट प्रदान करते हैं। प्रासंगिक लेख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके उद्देश्य और मूलभूत मूल्यों पर जोर देती है जो इसके अधिनियमन में निहित है। 2. लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान। एक लिखित संविधान औपचारिक रूप से प्रलेखित है, एक पुस्तक या दस्तावेजों की श्रृंखला के भीतर स्पष्ट रूप से प्रावधानों को पूरा करता है। यह जानबूझकर बनाया गया है, अक्सर एक घटक विधानसभा द्वारा। उदाहरणों में भारत का संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान शामिल है, जो शासन संरचनाओं और अधिकारों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अलिखित संविधान। एक अलिखित संविधान एक दस्तावेज में पूरी तरह से संहिताबद्ध नहीं है। इसमें सम्मेलनों, कानून और न्यायिक निर्णय शामिल हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम के संविधान को व्यापक रूप से एक अलिखित संविधान माना जाता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करता है, जिसमें सीमा शुल्क और न्यायिक मिसाल शामिल हैं। प्रासंगिक लेख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसकी लिखित प्रकृति को दर्शाता है। 3. कठोर और लचीला गठन। कठोर संविधान। एक कठोर संविधान में संशोधनों के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसे साधारण कानूनों से अलग किया जाता है। इसे बदलना अधिक कठिन है और इसके लिए बड़ी सहमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अनुच्छेद 20 संशोधन प्रक्रिया को रेखांकित करता है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान। लचीला संविधान। एक लचीले संविधान को सामान्य कानूनों के समान प्रक्रिया का उपयोग करके बदला जा सकता है, जिससे नई परिस्थितियों के अनुकूल होना आसान हो जाता है। यूके संविधान एक लचीले संविधान का एक उदाहरण है जो नियमित विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तन की अनुमति देता है। भारतीय संविधान अद्वितीय है क्योंकि यह कठोर और लचीले दोनों तत्वों को जोड़ती है। कुछ भागों को अधिक जटिल संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को अधिक आसानी से बदला जा सकता है। अनुच्छेद 368
4. संघीय और एकात्मक संविधान। संघीय संविधान। एक संघीय संविधान केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति को विभाजित करता है, जिससे उन्हें अपने क्षेत्रों के भीतर स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति मिलती है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में संघीय प्रणाली है जो सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकार वितरित करती हैं। एकात्मक संविधान। एक एकात्मक संविधान राष्ट्रीय सरकार में सत्ता को केंद्रीकृत करता है, जिसका अर्थ है कि क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों के पास केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार कम स्वायत्तता है और केवल कार्य है। उदाहरणों में फ्रांस और जापान शामिल हैं, जहां राष्ट्रीय सरकार प्राथमिक निर्णय लेने की शक्ति रखती है। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं को शामिल किया गया है। यही वजह है कि इसे किसी भी प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 246 भारत के संघीय चरित्र पर जोर देते हुए केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को रेखांकित करता है। 5. अप्रक्रियात्मक और प्रिस्क्रिप्टिव गठन। प्रक्रियात्मक संविधान। इस प्रकार का संविधान सरकार के ढांचे को रेखांकित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है और सरकारी शक्ति को सीमित करता है। प्रिस्क्रिप्टिव संविधान। एक प्रिस्क्रिप्टिव संविधान सामाजिक लक्ष्यों पर जोर देता है, जिससे सरकार को क्या हासिल करना चाहिए और इसके द्वारा बढ़ावा देने वाले मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। इलियट बुल्मर के वर्गीकरण का वर्गीकरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कुछ दस्तावेज प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य सामाजिक आकांक्षाओं को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष। इन विभिन्न वर्गीकरणों को समझने से हमें दुनिया भर में विभिन्न सरकारों की संरचना और कामकाज की सराहना करने में मदद मिलती है। यह संवैधानिक लेखों और कानूनों के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो प्रत्येक राष्ट्र की कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों का मार्गदर्शन करने वाले मौलिक सिद्धांतों को पूरा करते हैं। संविधानों में विविधता एक देश के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक आवश्यकताओं को दर्शाती है। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार को समझना। अर्थ। संविधान और संवैधानिकता शब्द निकट से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण अंतर हैं। संविधान बनाम संवैधानिकता। एक संविधान उन नियमों या सिद्धांतों के एक समूह को संदर्भित करता है जो किसी देश को नियंत्रित करते हैं। हालांकि केवल एक संविधान होने का मतलब यह नहीं है कि एक देश संवैधानिकता का अभ्यास करता है। उदाहरण के लिए, एक तानाशाही में एक नेता एक संविधान के तहत काम करने का दावा कर सकता है, लेकिन वह नेता अभी भी पूर्ण शक्ति रख सकता है, जिसका अर्थ है कि देश में संवैधानिकता का अभाव है। संवैधानिकता यह विचार है कि जब सरकार को कार्य करने की शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उस शक्ति की सीमा होनी चाहिए। इन सीमाओं के बिना सरकार सत्तावादी हो सकती है, जो लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को खतरे में डालती है। सत्ता पर सीमाओं का महत्व। संवैधानिकवाद शासन के लिए एक रूपरेखा पर जोर देता है जो कानून के शासन को बढ़ाता है और मनमाना या निरंकुश नियम को रोकने के लिए सरकारी शक्ति को सीमित करता है। संक्षेप में, संवैधानिकता एक ऐसी सरकार की तलाश करती है जो अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास अनियंत्रित अधिकार नहीं है। संबंधित लेख और कानून। भारत का संविधान विभिन्न लेखों को मानता है जो संवैधानिकता को स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को सीमित किया जाता है।
अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को सरकार के भीतर जवाबदेही के विचार को दर्शाते हुए अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति देता है। प्रमुख अवधारणाओं की परिभाषा। यहाँ विद्वानों की कुछ परिभाषाएं हैं जो संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार की व्याख्या करते हैं। एक, फ्रेडरिक की परिभाषा। वह कहता है कि संवैधानिकता एक ऐसी प्रणाली बनाती है जो सरकारी शक्ति को प्रभावी ढंग से रोकती है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियम स्थापित करता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है। दो, प्रूसेक का परिप्रेक्ष्य। वह इस बात पर जोर देता है कि संवैधानिकता सीमित सरकार के बारे में मौलिक रूप से है। यह नेताओं द्वारा अनियंत्रित नियम के विरोध में खड़ा है, सरकारी कार्यों पर सीमाओं की वकालत करता है। तीन, वियर का स्पष्टीकरण। उनका सुझाव है कि संवैधानिक सरकार संविधान के बाद ही आगे बढ़ती है। इसमें एक नियमाधारित शासन शामिल है जो अधिकार में उन लोगों की सनक के बजाय संविधान की शर्तों के अनुसार शक्ति को सीमित करता है। चार, इबेमा की अंतर्दृष्टि। वह बताते हैं कि एक सरकार को केवल संवैधानिक माना जा सकता है यदि उसके नेता नियमों के एक समूह से बंधे हों जो सीमित करते हैं कि वे कैसे शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह मनमाना शासन के खिलाफ है। संवैधानिकता के तत्व। संवैधानिक विद्वान लुई हेनकिन ने संवैधानिकता के 8 प्रमुख तत्वों की पहचान की। एक, लोकप्रिय संप्रभुता। सरकार को शासित की सहमति से बनाया और बनाए रखा जाता है। सरकार का अधिकार लोगों से निकलता है। दो, कानून का नियम। सरकार सहित सभी को कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तीन, डेमोक्रेटिक सरकार। सरकार को लोगों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। नियमित चुनाव और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व यहाँ महत्वपूर्ण हैं। चार, शक्तियों का पृथक्करण। यह सिद्धांत सरकार की जिम्मेदारियों को अलग अलग शाखाओं में विभाजित करता है ताकि किसी भी एक शाखा को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोका जा सके। भारत में यह कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन में परिलक्षित होता है। 5, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। अदालतें निष्पक्ष सहायक सुनिश्चित करने के लिए सरकार की अन्य शाखाओं द्वारा प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। 6, सेना का नागरिक नियंत्रण। सेना को लोकतांत्रिक शासन की रक्षा के लिए नागरिक प्राधिकरण के तहत काम करना चाहिए। 7, कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस कानून प्रवर्तन कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए और दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक निरीक्षण के अधीन होना चाहिए। 8, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान। सरकार को संविधान द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष। सारांश में संवैधानिकता यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकारी शक्तियां कानून द्वारा विवश हैं। एक देश संवैधानिकता के बिना एक संविधान के अधिकारी हो सकता है। सरकार के लिए वास्तव में संवैधानिक होने के लिए उसे अपने संविधान में निर्धारित सिद्धांतों और सीमाओं का पालन करना चाहिए। यह ढांचा न केवल लोगों की इच्छा का सम्मान करता है बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों की भी रक्षा करता है, जिससे यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला बन जाता है।